हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने ही प्रपोज किया था कि जो लाइट होती है या जो रेडिएशंस होते हैं अदर फॉर्म ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, दे प्रोपेगेट थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उन्होंने बताया कि ये वेव्स के रूप में चलते हैं और इन वेव्स में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन्होंने ही बताया कि जो वेव्स होती हैं उसी में ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी होती हैं, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम देते हैं। इन 1870 जेम्स क्लार्क मैक्सवेल proposed that light and other radiations propagate through space in the form of waves, and these waves have electric and magnetic fields associated with them, therefore they are called electromagnetic radiations। हम इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रखते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती हैं, तो दे आर कॉल्ड। और अधिकतर जो रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं क्योंकि सभी में मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, दीज आर फॉलोइंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, दीज कंसिस्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स that oscillate in the directions perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation। यहाँ पर ये दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड both are perpendicular to each other, एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरे, ये दोनों they also perpendicular to the direction of propagation। मान लीजिए ये डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये सभी तीनों मतलब और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं। सेकंड है ऑल इलेक्ट्रो, इसको डायग्राम के द्वारा भी ऐसे समझा जा सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डॉटेड लाइन वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये तीनों को परपेंडिकुलर एक दूसरे के शो किया गया है, या इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो कैसे भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड। सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड सेम होता है, मीन्स जनरली ये वैक्यूम में यदि हम देखें इनका स्पीड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन वैक्यूम द स्पीड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and this speed is also called speed of light। इसको हम speed of light भी बोलते हैं, denoted by c। थर्ड है these radiations do not require any medium for propagation। इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब वो हम तक, जैसे सनलाइट है तो लाइट रीचेस अस फ्रॉम द सन थ्रू एम्प्टी स्पेस, मतलब वैक्यूम में भी चल सकते हैं, एयर है तो एयर में भी चल सकते हैं। इस तरह से किसी भी मीडियम की इनको ज़रूरत नहीं होती है। तो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को यदि हम क्या करें, डिफरेंट जो है फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ वाले होते हैं, उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर लेते हैं तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब होता है जैसे अरेंजमेंट। आपने कभी जैसे कोई ग्लास है उसमें से जब लाइट पास होती है तो वह आपने देखा होगा डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाती है, यही वाइट लाइट जिसे हम बोलते हैं या उसको विजुअल लाइट भी बोला जाता है, तो वो स्पेक्ट्रम हो गया। या रेनबो का फॉर्मेशन है, ये भी एक तरह से स्पेक्ट्रम ही होता है, उसमें वायलेट से लेकर के रेड तक के कलर्स की जो लाइट होती हैं वो एक डेफिनेट वे में अरेंज होती हैं, इसलिए हम उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस
इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, या तो वेवलेंथ को इंक्रीज कर दें, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी लेंगे तो डिक्रीज, बिकॉज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। न्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा है सी बाई लेमडा, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से, जैसे रेडिएशंस, यहाँ पर वेवलेंथ लिया गया है 10⁻⁻18 से लेकर के 10⁻2 तक, मीन्स माइनस से प्लस की ओर जा रही है, तो वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10⁻26 से 10⁻6 तक पहुंच रहा है, मीन्स यहाँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। देखिए सबसे जो है कम वेवलेंथ वाली है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज वेवलेंथ कम है लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होगा, तो ये कॉस्मिक रेज पाई जाती है। इसी तरह से ये गामा रेज है, 10⁻14 मीटर का वेवलेंथ है, इसको मीटर में लिया है, इसको पर सेकंड में लिया गया है। फिर आते हैं एक्स रेज 10⁻10, 10⁻6 से पहले अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल और इंफ्रारेड, मतलब ये तीनों पास पास होते हैं। अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेडिएशन, विजिबल मतलब जिनको हम देखते हैं, जैसे जो ये हमारा जो सनलाइट है, दिस इज ए विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स 10⁻2 मीटर की वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव्स, और 10⁻2 पर है रेडियो वेव्स, जैसे कि आप रेडियो वेव्स में, रेडियो में है, टेलीविजन, मतलब कम्युनिकेशन के पर्पज से इनको यूज किया जाता है। तो इस तरह के ये जो डिफरेंट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजुअल लाइट जैसे आप जानते हैं, विच ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट कंस्टिट्यूएंट्स ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से विजुअल वाले जो स्पेक्ट्रम है, विजुअल लाइट को ही डिटेक्ट कर पाते हैं आइस के द्वारा। अदर रेडिएशंस तो इनविजिबल हैं, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और विजुअल में भी एक फिक्स कलर होता है, जैसे सबसे पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से। अभी देखेंगे जैसे कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं, या कहाँ से उनको मिलता है, किस तरह के सब्सटेंस से वो ऑब्टेन हो सकते हैं। विजिबल लाइट, जैसे विजिबल लाइट इट कंसिस्ट 7 कलर्ड लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर्स की लाइट से मिलकर के विजिबल लाइट बनती है, और ओवरऑल इसको हम वाइट लाइट भी जैसे नाम दे देते हैं। जो वायलेट कलर की लाइट है, इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज अमंग द ऑल जो है विजिबल लाइट्स, सभी विजिबल लाइट्स के बीच में। और जबकि वेवलेंथ इसकी मिनिमम होती है 380 नैनोमीटर। रेड कलर की जो लाइट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है 4.0 × 10⁻14 हर्ट्ज, जबकि वेवलेंथ इसमें सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ है 760 नैनोमीटर। और इसीलिए वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण या फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण इजीली ये बैंड नहीं होती है, तो ये लाइट हमें दूर तक दिखाई देती है। यही कारण है, मैक्सिमम वेवलेंथ होने के कारण इसको हम रेड सिग्नल्स के रूप में यूज करते हैं या बैकलाइट के रूप में यूज करते हैं, जबकि बाकी तो स्कैटर हो जाते हैं, जल्दी से बैंड हो जाती है, तो हमें दूर से ये लाइट दिखाई नहीं पड़ती है। रेड कलर की लाइट जो है काफ़ी दूर से दिखाई दे सकती है, क्योंकि इजीली बैंड या स्कैटर नहीं होती है। These lights detected by human eyes, जो विजुअल लाइट है ये सिर्फ ह्यूमन आई के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेज है, इसी तरह से इट इंक्लूडेड इन सन्स रेज, जो सन से आने वाले रेडिएशंस हैं उसी में ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पाए जाते हैं, एंड दीज आर हार्मफुल फॉर अवर आइज। ये हमारे आइज के लिए, आँखों के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इससे आई इरिटेशन या स्किन कैंसर जैसी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। लेकिन इसका यूज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अल्ट्रावायलेट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके द्वारा हम मैटर्स और लाइट के बीच के इंटरेक्शन करके उसकी स्टडी करते हैं, उस कंपाउंड की, एलिमेंट की, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें लेकिन जैसे भी आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमें कभी भी
अपने जो है स्किन को वहाँ पर नहीं जाने देना चाहिए। यदि हम वहाँ पर कोई वर्क कर रहे हैं अंदर में, तो ऊपर में पूरा जो है कवर्ड होना चाहिए। एक्स रेज हैं, दे प्रोड्यूस्ड व्हेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक विद ए हार्ड मेटल सरफेस या हैवी मेटल। जब हमने जैसे कैथोड रेज से पढ़ा, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे। कैथोड रेज मीन्स बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये किसी हार्ड मेटल सरफेस या हैवी मेटल से टकराते हैं तो वहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होती हैं। और एक्सरे का यूज आप जानते हैं, एक्सरे का यूज जनरली जैसे हमें, क्योंकि ये हमारे स्किन को, मसल्स को तो पेनिट्रेट कर जाते हैं बट बोन्स को पेनिट्रेट नहीं करते हैं, और इसीलिए हम एक्सरे में जैसे बोन, कहीं फ्रैक्चर्ड बोन है उसका हम एक्सरे करवाते हैं, कहीं टूटा तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं आ गया है, क्योंकि बोन्स को क्रॉस ना करके वहाँ से रिफ्लेक्शन होकर के आ जाता है। वो रिफ्लेक्शन का इमेज ले लेते हैं एक्सरे में और पता चल जाता है कि कहाँ पर कोई बोन डिस्टर्ब हुई है कि नहीं। गामा रेज है, जैसे ओरिजिनेट फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले जो एक्टिव रेडिएशंस हैं, स्पॉन्टेनियस जो इमिशन के द्वारा निकलते हैं, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब पास कराते हैं तो वहाँ पर गामा रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। और इनका जैसे आपने पढ़ा है हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ये क्रॉस कर जाते हैं मोटी से मोटी वॉल भी। कॉस्मिक रेज कंसिस्ट हाई एनर्जी प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई या प्रोटॉन के जैसे इनमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम आउटर स्फीयर ऑफ सन। सन के आउटर स्फीयर से निकलते हैं। और कॉस्मिक रेज जो होती हैं, इनका यदि हम यूज़ देखें, एक तो ये आते हैं तो शावर की तरह भी आते हैं, जैसे शावर गिरता है, इसी तरह से इनका यूज जो है सैटेलाइट की लॉन्चिंग है या फिर एस्ट्रोनॉट के द्वारा, मीन्स स्पेस जो फिजिक्स है उसमें मोस्टली कॉस्मिक रेज का यूज किया जाता है। इंफ्रारेड रेज है, IR मीन्स इंफ्रारेड रेज। जैसे इंफ्रारेड मतलब ये जब आयरन को हम एकदम गर्म करते करते हॉट कर दे, रेड हॉट तक कर दें, लाल हो जाए, जब रेड कलर का हो जाए, तो वहाँ से यह इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। एंड दिस प्रोड्यूसेस वेरी हाई थर्मल इफेक्ट। हाई थर्मल इफेक्ट मतलब यहाँ से जो है बहुत ही हीट रेडिएशंस ये निकलते हैं। माइक्रोवेव्स है यूज, और इंफ्रारेड रेडिएशंस का भी यूज जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। एलिमेंट या कंपाउंड्स के स्टडी करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस का भी यूज किया जाता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से होता है। नेक्स्ट जैसे माइक्रोवेव्स, तो यूज्ड इन टेलीफोनिक सर्किट एंड फॉर रडार। रडार है, रडार जैसे कि एरोप्लेन वगैरह है या फिर फाइटर जेट है, इनको डिटेक्ट करता है कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ की ओर जा रहे हैं, या टेलीफोनिक सर्किट में भी यूज किया जाते हैं। रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट रेडिएशंस हैं जिनके कुछ कुछ हमने यूज के बारे में पढ़ा। और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है सबसे रेडियो वेव्स का, जबकि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है कॉस्मिक रेज का। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के ये रेडिएशंस हैं जिनको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो ये जनरली ये वेव नेचर पर अभी तक हमने ये पढ़ा, वेव नेचर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, वेव मोशन के। नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन मीन्स रेडिएशन यहाँ पर जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि जो रेडिएशंस होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इस तरह से वेव के रूप में चलते हैं। वेव मतलब होता है कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंटिन्यूअस जनरेट होता है। लेकिन जो वेव मोशन है या वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द या इट फेल टू एक्सप्लेन द मैनी फिनोमेना सच एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ एनर्जी करता है वेव नेचर के अकॉर्डिंग। But radiation also have particle nature means in the form of packets of light और bundles of light के रूप में ये रेडिएशन चलते हैं। जैसे एक लाइट है तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इसे हम पार्टिकल नेचर बोलते हैं। जबकि पार्टिकल नेचर आसानी से ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। वेव नेचर के द्वारा आप डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है,
इनको तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये हम पार्टिकल नेचर के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो लाइट होती है ये पार्टिकल फॉर्म में पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन? आपने किसी ब्लैक बॉडी को देखा होगा, जैसे जनरली जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस, जैसे हम यदि अपने आप को जब कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाने से हमारे जैसे सिर पर हेयर्स हैं, ये हेयर्स जनरली ब्लैक कलर के ही होते हैं, तो ये ज़्यादा गर्म हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू अदर बॉडी पार्ट्स ड्यू टू ब्लैक इन कलर। इसी तरह से जब कोई सॉलिड्स या कोई भी हम पार्टिकल को हीट करते हैं या उससे मतलब रेडिएशंस इमिट होते हैं, तो जितना रेडिएशंस वह मान लीजिए एब्जॉर्ब करता है, यदि सेम अमाउंट में रेडिएशंस को एमिट भी करता है, तो वह एक तरह से क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रेडिएशन को एमिट मीन्स आइडियल बॉडी। या फिर ये कहें कि एक आइडियल बॉडी वो होती है विच कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, हर एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता हो, एमिट कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड आइडियल बॉडी। और ब्लैक बॉडी, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। आपने जैसे जो सोलर कुकर है, सोलर कुकर में भी देखा होगा जो बॉक्स होता है वो जनरली ब्लैक कलर का बनाया जाता है। वो ब्लैक कलर का इसलिए बनाया जाता है ताकि लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ही ब्लैक बॉडी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि मतलब हर एक ब्लैक कलर का ही हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मीनिंग। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मीनिंग होता है कि विच कैन एब्जॉर्ब और एमिट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, हर एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता हो, दे आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशंस emitted or absorbed by these are called black body radiation. An ideal body which emits and absorbs radiations of all wavelengths or frequencies is called black body, and radiations emitted by this body is called black body radiations. या फिर ये कहें कि ideal body is a perfect absorber and perfect emitter of radiations, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर है रेडिएशंस का, इसलिए हम इसको आइडियल बॉडी भी बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं, ये ग्राफ में इंटेंसिटी यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर वेवलेंथ लिया गया है। तो वेवलेंथ और ये टेम्परेचर T1 T2 पर, जैसे वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता जाता है इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ती है और इसके बाद फिर डिक्रीज हो जाती है, एक बीचों बीच बढ़ जाती है। लेकिन जब हमने सेम रेडिएशंस को क्या किया, थोड़ा हाई टेम्परेचर पर इससे वेवलेंथ को बढ़ाया, ये T2 है, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। अब यदि हम जैसे कि आयरन है, आयरन को यदि क्या करते हैं, हीट करते हैं फर्नेस में, तो वह वहाँ से रेडिएशन गर्म करने के बाद इमिट करेगा, तो वह डल रेड हो जाता है। यदि मान लीजिए हम उसको लगातार क्या कर रहे हैं, हीट और हीट करते जा रहे हैं, तो पहले रेड हो जाएगा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और रेड के बाद और ब्राइट होता जाएगा, ब्राइटर एंड ब्राइटर ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद और यदि हीट करते हैं तो यह येलो हो जाएगा, येलो के बाद फिर वाइट एंड फाइनली इट बिकम्स ब्लू, और अंत में ये ब्लू कलर का हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से ब्लू कलर बढ़ गया। और ब्लू कलर का जो यदि हम देखें, मतलब रेड जो है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी, मीन्स उसमें एनर्जी कम थी। ब्लू कलर मीन्स वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी उसका बढ़ गया है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के रेडिएशंस, अब हम जब उसको ठंडा करेंगे तब भी वह इसी तरह से ठंडा होता जाएगा धीरे धीरे, लास्ट में पहले ब्लू था फिर वाइट फिर ऐसे रेड हो जाएगा। मीन्स जो परफेक्ट जितना उसने एब्जॉर्ब किया था उतना ही उसने इमिट भी कर दिया। अब यदि हम यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि ये वेव नेचर के द्वारा एक्सप्लेन करते तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है कि कलर चेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर भी कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि ये, क्योंकि यदि वेव फॉर्म है तो वेव फॉर्म में सेम होता है, और सेम होने के कारण यहाँ पर हम एनर्जी जो इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है ये कंटिन्यूअस नहीं हो रही है,
ये लगातार मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, सेम कांस्टेंट नहीं बनी रहती है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इंटेंसिटी के मतलब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हम ये कह सकते हैं कि thus the radiation emitted by the body being heated should have the same color throughout, although the intensity of color might change with variation in temperature। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कलर भी चेंज होता जाएगा, अदरवाइज सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये पार्टिकल के रूप में यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करते हैं। तो इस तरह से ये परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमिटर है, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ऑफ भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना रेज यहाँ से इमिट हुआ, कितना एनर्जी इमिट हुआ, ये सभी पार्टिकल नेचर के द्वारा ही इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है फोटो मीन्स फोटोन से बना हुआ है लाइट। तो जो सन की लाइट है मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस तरह के इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई हेनरी हर्ट्ज इन 1887। 1887 में हेनरी ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को किसी मेटल सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं, देन दिस मेटल सरफेस कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन मतलब जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो उन्होंने एक फिनोमेना दिया, मींस द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करेगी तभी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे ये ऑपरेटर्स देख रहे हैं, इवैक्यूएटेड चैम्बर है, खाली चैम्बर है, यहाँ पर क्रोक्स ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब के जैसा है। यहाँ पर हमने कैथोड लिया है और एक मेटल शीट लिया है, पतला सा मेटल शीट, थिन शीट। यहाँ पर एनोड है, एनोड के रूप में मतलब डिटेक्टर जिसे बोल सकते हैं, अब ये भी मेटल का ही बना हुआ है। कनेक्टेड टू ए बैटरी, ये बैटरी से कनेक्टेड है यहाँ पर, और साथ में एमीटर है। हमें अभी बैटरी से कनेक्ट ऐसे करना है, इस तरह से इसको बैलेंस कर लेना है, इसके यहाँ पर बीचों बीच में कैथोड और एनोड के बीच में कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो, मतलब इस तरह से हमने उसको बैलेंस कर लिया, इतना वोल्टेज उसको बैटरी का ले लिया। अब ये करेंगे, जब करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, पहले मतलब जैसे धीरे धीरे घटाते जाएंगे, एक समय ऐसा होगा कि एमीटर पर रीडिंग कम हो जाएगी, कम होते ही हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे। अब इसके ऊपर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करेंगे इस तरह से। ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी के जो रेडिएशंस हैं ये जैसे ही पड़ेंगे, यहाँ से क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स को ये इमिट करेगा और दीज इलेक्ट्रॉन्स गोस टू द एनोड, ये एनोड की तरफ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से निकले, ड्यू टू द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटॉन्स या लाइट, देयरफॉर दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं दे आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ पर जनरली इस तरह के मेटल का यूज करते हैं। ये जो एनोड के रूप में मेटल्स हैं, ये मेटल जनरली हैविंग लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, उन मेटल्स का ही यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना इजी होता है, बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है न्यूक्लियस से, उन्हें इजेक्ट करना
आसान होगा। तो ये जो मेटल है, मेटल शीट है, यहाँ पर जनरली हम किससे यूज करते हैं, सीजियम या फिर रुबिडियम, और इसके अलावा जैसे पोटेशियम, मोस्टली इन्हीं मेटल्स का ही यूज किया जाता है, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम etc, because they have lower ionization enthalpy or their electrons are loosely held by the nucleus and therefore we can easily eject the electrons from these metals by striking a suitable frequency। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पर, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें डिफरेंट तरह की कंडीशंस थी और वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्हें देखने को मिले। तो क्या ऑब्जर्वेशंस देखे उन्होंने, ये आगे है। तो दीज आर फॉलोइंग, तो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, लेड टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। दीज आर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था यहाँ पर, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, वो as soon as the beam of light strike the surface, as soon as the beam of light strike the surface, as soon as beam of light strike the मेटल सरफेस, मतलब जैसे ही वो बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरेगी मेटल सरफेस के ऊपर, तुरंत ही वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर पाएंगे। इसका मतलब ये भी है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, मतलब उनके बीच में कोई टाइम लैग बिहाइंड नहीं होता है, जैसे ही गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। मीन्स 8 बज करके यदि 10 मिनट पर हमने इंसिडेंट करवाया तो उसी क्षण, उसी मोमेंट, सेम टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स भी इजेक्ट हो जाएंगे। मीन्स देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन। सेकंड है, फॉर ईच मेटल सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिनोटेड बाय न्यू नॉट। मीन्स एक कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन की जरूरत पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और हर एक मेटल के लिए अलग अलग मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी मेटल के लिए सेम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, अलग मेटल होगा, अलग उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो सभी मेटल्स के लिए डिफरेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होगा। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है कि यदि हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का यदि रेडिएशन यहाँ पर इंसिडेंट करवाया तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। मीन्स जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है, इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इजेक्ट होने के लिए ही चाहिए है। इससे कम एनर्जी के रेडिएशन या कम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन से हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब एक लिमिट है ये। थर्ड है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे, यदि हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को यहाँ पर इंसिडेंट कराया, तब क्या होगा, ये तो इजेक्ट होंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में आ जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर जाते जाएंगे, उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की या फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लगातार इंक्रीज होती जाएगी। बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितना ब्राइटर है लाइट, इस पर डिपेंड नहीं है करता है, और ना ही इस पर डिपेंड करता है कि वह हमने कितने समय तक के लिए लाइट को इंसिडेंट कराया। तो काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे इसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फोर्थ इसका ऑब्जर्वेशन है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, मीन्स जो रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन।
ये रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है या ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है, बट नॉट डिपेंड अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी रेडिएशन की, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होंगे। जैसे यदि हमने देखा था, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। मीन्स यदि हम यहाँ पर क्या करें कि ये पहले लो टेम्परेचर पर सेम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को डालते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम निकलेंगे, बट उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन जब हम यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं। मीन्स इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं। मीन्स रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो ये जो सभी ऑब्जर्वेशंस हैं could not be explained on the basis of classical laws of physics। ये classical laws of physics के अकॉर्डिंग इनको नहीं समझाया गया है, क्योंकि ये जो कंटेंट होता है, एनर्जी कंटेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये ब्राइटनेस पर डिपेंड इसके करता है। तो अलग अलग हमने यहाँ पर पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड है, इजेक्शन, जबकि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, और इजेक्ट होने के लिए कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन या जिसे थ्रेशोल्ड वैल्यू बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसे डिनोटेड बाय न्यू नॉट, इसके द्वारा करते हैं, वो कहलाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।